एजेंट उससे कहता है मैंने कहा था कि मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, और वो उसके ऊपर पंच से अटैक कर देता है। लेकिन चोंग अपने हाथ से उसके पंच के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और ये देखकर एक बंदा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि यंग मास्टर यून हमेशा से ही इतने ज़्यादा स्किल्ड है, और वो यहाँ पर उस पर्सन को टक्कर दे रहे हैं फाइट में जिसे पहले कभी हत्यारा कहा जाता था। और नहीं ज़ारो को, वो तो उसको भी ओवर पावर कर रहे हैं। एजेंट फटक से उसके पास पहुंच जाते हैं और उसके उधर का पंच मारते हुए दूर उड़ा देता है और फटाक से पीछे घूमता है। दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा जिनको डंडा फेंक के मारता है, जिन अपने हाथों से उस डंडे से क्या अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो बंदा कह रहा होता है आई एम सॉरी, लेकिन हमें ऑर्डर मिला है। और इतने में पीछे से चोंग भी खड़ा हो जाता है। वो अपने पैर में से रस्सी हटाते हुए कहते हैं तुम डरपोक लोग हो। चोंग कहते हैं हम लोग तो बस अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति फेथफुल हैं, और वो स्टैंड लेकर खड़ा हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। बीच में जिन होता है और दूसरी साइड पे एक और बंदा होता है जो कि चोंग की मदद कर रहा है, और ये जिन उन दोनों के बीच में होता है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है माय लॉर्ड, और ये वो ही बूढ़ा आदमी होता है जिसने जिनको रास्ता दिखाया था यहाँ पर आने का। तो दिखाया जाता है एक बंदा उसको सहारा लेते हुए जिन के पास ला रहा होता है, और वो झुकते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन कह रहा होता है ये तो कुछ भी नहीं था। तभी वो दूसरा बंदा जिनका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये कुछ भी नहीं था, तुमने मेरे फादर की जान बचाई है, अगर तुम नहीं होते तो वो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वाकई में दिल से। जिन कह रहा होता है इट्स ओके, ये इतना ज़्यादा भी नहीं था। और वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को थोड़ा पुश करा और हेवनली स्क्वाड के पीछे पीछे यहाँ तक आ गए उनको फॉलो करते हुए। और मैं श्योर हूँ जिन हॉस्टेज की तुमने मदद करी है वो भी तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे। वो हैरानी से कहता है कि वो सभी बच के निकलने में कामयाब रहे। वो कहता है हाँ, वो सभी वापस चले गए हैं। और वो बंदा कहता है आपने ना सिर्फ हमको बचाया है बल्कि हमारी फैमिलीज को भी बचाया है, आपने सैकड़ों हजार लोगों की जान बचा ली है। और साथ ही वो उसको शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चलते हुए जाने लगते हैं। और जिन वहीं पे खड़ा हुआ रहता है और सोच रहा होता है कि मैंने अपनी स्पिरिट एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली और मेरे को थोड़ा सिर में लाइट लाइट सा महसूस हो रहा है। कि तभी यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो चोंग रहता है वो उसको रेसों से पकड़ लेता है, और यहाँ पर जिन पकड़ा जाता है वो उसको घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो लोग गाड़ी के अंदर होते हैं, और जो जिन है वो चिल्ला रहा होता है वांग चोंग ऐसा मत करो, मरीब की शांति मेरे हाथों में है। और वो कहता है हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ऐसे ही होगा, लेकिन आपको यून फैमिली की शांति के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। वो कह रहा होता है अरे नहीं, मैं यहाँ पर एकदम सीरियस हूँ चोंग। और वो अपने मुंह से रिश्ता काटने की कोशिश करने लगता है और सोच रहा होता है डैम इट, जब तक कि वो मीनन भाषण पे नहीं हो जाता मेरे को वांग चोंग से मिलना अवॉइड करना होगा। चोंग कहता है मैं आपको एकदम आराम के साथ वापस ले जाऊंगा, इसलिए बस सो जाइए। और वो उसकी गर्दन को बर्दाश्त करते हुए कोई पॉइंट दबा देता है। वो कह रहा होता है मैंने मिस्टेक कर दी, मरी पीस और ऐसा मिनियन बोलते हुए वो वहीं गिर के सो जाता है। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी साइड वाला बंदा कहता है यंग मास्टर भी बिल्कुल बच्चे की तरह लगते हैं ना, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अकेले ही पहाड़ी लुटेरों को टेक डाउन कर दिया, वो वाकई में काफी इनक्रेडिबल है। शॉन्ग कहता है प्लीज इसके बारे में रिपोर्ट मत करना कि उन्होंने 9 ड्रैगन किले को कैसे टेक डाउन कर दिया था। वो कहता है वोट आखिर क्यों नहीं, मरे में कदम रखते से इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना आसान बात नहीं होती। शॉन्ग कहता है इसलिए तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इसके बारे में रिपोर्ट मत करना, और वो जितना ज्यादा फेमस होंगे लोगों का ध्यान उनकी तरफ उतने ही ज्यादा जाएगा। और वैसे भी जो किले बाहर निकलने लगते हैं उन्हें एंड पर ठोकर निकाल कर गिराई दिया जाता है। और वो बंदा कहता है स्क्वाड वांग तुम तो वाकई में यंग मास्टर की बहुत ज्यादा परवाह करते हो यार, और अब सब लोग इसको वांग ही कहेंगे, इसका वो हो वैंग मुश्किल है। वांग कहता है प्लीज इसके बारे में रिपोर्ट मत करना। और वो कहता है मैं समझ गया, वैसे भी इन सब के लिए उन्होंने अपना नाम जिन विज्ञान इस्तेमाल करा था, तो मैं जनता को इस नाम से ये सब कुछ बता दूंगा। और वांग पीछे जिन की तरफ देख रहा होता है, वो आराम से बेहोश होकर सो रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें उसे गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनको वो जड़ी बूटी मिली होती है। दिखाया जाता है एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर पहुंच जाता है, और जब वो देखता है कि वो जड़ी बूटी निकल चुकी है तो वो वहीं घुटनों पर बैठ जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं कैप्टन क्या आप ठीक हो, और उसके पास आने लगते हैं। वो सफ़ेद बाल वाला बंदा कहता है वर्जन गेंसन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे हमारे लॉर्ड कंज्यूम करना चाहते थे, और साथ ही वो यहाँ पर अपने जबरदस्त पावर का प्रेशर रिलीज करता है, पूरे में फैल जाती है उसकी पावर, और लोगों का दम घुटना शुरू हो जाता है उसके साथियों का। वो कह रहे होते हैं कैप्टन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उन्हें तकलीफ हो रही होती है काफ़ी, तो उनका कैप्टन भी रुक जाता है और वो लोग जन के साथ लेना शुरू कर देते हैं। तभी वो एक बंदे से कहता है महावन, वो कहता है यस कैप्टन। वो कह रहा होता है उस चोर को भी यहीं आसपास ही होना चाहिए, लेकिन गोल्डन पैलेस की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मुझे जल्दी से वापस जाना होगा और हमारे लॉर्ड की मदद करनी होगी, इसलिए चोर को ढूंढने का काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर उस चोर ने पहले ही वर्जन गेंसन को खा लिया है तो उसे मेरे पास लेकर आ जाना, भले ही इसके लिए उसका पेट ही क्यों ना काटना पड़े। और अगर चोर के कोई रिश्तेदार हो तो उन सभी को भी मार डालो, और अगर उसके दोस्त हों तो उनको भी मार डालो, और साथ में उसके रिश्तेदारों को भी ख़त्म कर डालो, जो भी उस बास्टर से रिलेटेड है किसी को भी मत छोड़ना, उन सबको मार डालो। और फिर इसके बाद हमें जिनका सीन दिखाया जाता है उसे होश आ चुका होता है,
और वो सोच रहा होता है ये मिनियन को मारकर मुनीब को बचाने का एक काफी अच्छा मौका था जब वो गेंद से लेने के लिए वहाँ पर प्रकट होता और उसको मारने के बाद में अपनी बाकी की जिंदगी एकदम ऐशो आराम से जीता, बिल्कुल एक अमीर आदमी की तरह। लेकिन वांग तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तभी वांग पीछे मुड़ते हुए कहता है अपन लगभग पहुंच गए मास्टर, और वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मैंने अपनी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। पर वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं अरे हाँ मैंने उनके लैंड में एक लेटर भेजा था, तो अब पेट्रिया से आपका इंतजार नहीं हो रहा था तो वे एनहुई के लिए रवाना हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके प्रति उनका प्यार बहुत ज़्यादा महान है? अर्जुन सोच रहा होता है क्योंकि मैंने वहाँ पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था तो मुझे यकीन है कि उन लोगों ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया होगा, तो अब मेरा वापस जाना बेकार होगा जो भी हो। लेकिन मैं उसे वर्जिन जिनसेंग को चुराने में कामयाब रहा, इसलिए मैंने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है और आगे एक और मौका आएगा। सेकंड मिस्टिकल क्रीचर मिलीनियम समुद्री घोंघ, तो अब मैं उसको वहीं पर ही टारगेट करूंगा। वांग कहता है अब लोग यहाँ पर आ गए और वैसे ये आपका फर्स्ट टाइम होगा जब आप इतनी बड़ी सिटी में विजिट करोगे। वो भी फिर उस सिटी की तरफ देखता है और कह रहा होता है तो ये है एनहुई कैपिटल हेफेई, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ये देख रहा हूँ। हुआयेन प्रेफेक्चर को छोड़ने के बाद जो कि उसकी वजह से पूरी तरह से चल गया था। इसके बाद मैं बस ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही गया हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा बनाए गए स्पेस में, तो वो यहाँ पर इस शहर को देख रहा होता है जो कि काफी बड़ा होता है और वो कह रहा होता है फाइनली अब मैं इस दुनिया को अच्छे से देख पा रहा हूँ। उसे कई सारे लोग नजर आते हैं जो कि अपनी दिनचर्या में बिजी हैं और काम कर रहे हैं, अपना अपना दिखाया जाता है। उसकी गाड़ी जो दरवाजा रहता है उस सिटी का वहां पर आकर रुकती है। वांग कहता है यंग मास्टर अब मैं आपको रिलीज कर रहा हूँ, क्या आप अकेले चल पाओगे? वो गाड़ी से उतर जाता है और कह रहा होता है तुमको क्या लगता है कि मैं कोई बच्चा हूँ? और साथ ही वो मुड़ के गेट की तरफ देखते हैं, उस गेट के ऊपर लिखा होता है एम्परर गेट। तो ये देखकर वो सोच रहा होता है ये तो नेमगो क्लैन की तरह ही कॉन्फिडेंट होने जैसा लग रहा है, और वो उस गेट को देख रहा होता है, चलकर अंदर जाने वाला ही होता है कि तभी एक सिपाही उसका रास्ता रोक देता है और कह रहा होता है वहीं रुक जाओ। कि तभी अंदर से आवाज आती है हे अपनी डंडियों को हटाओ, और ये उसका फादर होता है जो कि यहाँ पर आ गया होता है। अर्जुन सोचता है वो अपने बेटे के लिए कितने पागल है, मैं उसके चेहरे को देखकर ही समझ सकता हूँ कि वो कितना ज्यादा चिंतित है। चलो आज के लिए मैं एक क्यूट बेटा होने का नाटक करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो अपने हाथ फैलाकर खड़े हो जाता है कि उसके फादर आकर उसको गले लगाएंगे, पर वो उसको इग्नोर करते हुए चला जाता है और गुस्से से चिल्ला रहा होता है यू बास्टर्ड रास्कल, और उसका कॉलर पकड़ लेता है और पूछ रहा होता है यून कहाँ पर है? क्या तुमने लेटर में ये नहीं कहा था कि तुम उसको अपने साथ लेकर आ रहे हो? आके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन बताने की? वांग कह रहा होता है अरे यही बंदा है यंग मास्टर जो कि यहाँ पर खड़ा है। उसकी बात सुनने के बाद और फिर ड्रियाजो उस बंदे की तरफ देखता है और फिर डबल्स उसको पे चिल्लाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है यू बास्टर्ड, तेरे को क्या लगता है कि तू यहाँ पर मेरे को बेवकूफ बना सकता है? आगे तेरी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे को ट्रिक करने की? ये पतला सा हैंडसम बेडेड बास्टर्ड मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मेरे को मेरा बल्कि बेटा वापस कर। कि तभी वो पीछे से कहता है फादर, और उसके पास आने लगता है और वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है सोन। वो सिर हिलाना शुरू कर देता है, वो उसको छोड़ देता है और कह रहा होता है कि तुम वाकई में वो हो। वो फिर किधर सिर हिलाना शुरू कर देता है। वो हैरानी से कहता है आगे तुम्हारे साथ हुआ क्या है? और फिर इसके बाद हमें नेमगुन क्रेन का सीन दिखाया जाता है और नेमगुन क्रेन का बंदा अपने वहाँ के स्क्वाड में था शायद कोई, उससे वहाँ पर जो कुछ भी सब कुछ पता होता है। वो कह रहा होता है हम लोगों ने मैटर ये बोल के पब्लिकली सेटल कर दिया कि ये सारा काम इंजन विज्ञान ने करा है, लेकिन असल में फैक्ट तो ये है कि सर यूं नहीं अकेले उन सभी लोगों की हत्या कर देते, उन सभी को ही खत्म कर दिया था। ये सुनते से ही वो हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है क्या उसने ये सब कुछ अकेले करा? उसने सारे बैंडिट्स को हरा दिया? वो कहता है हाँ सर। ये सुनते से ही वो एल्डर पेट्रियार्च की तरफ घूर के देखना शुरू कर देते हैं और फिर से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी आंखों को धोखा नहीं हुआ था? और वो कहता है बिल्कुल भी नहीं सर, और सर उनको वापस लाने के प्रोसेस में हमें काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा, हमें वांग के साथ मिलकर काम करना पड़ा ताकि हम या मास्टर को पकड़ पाए। वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं अब। पेट्रियार्च चिल्लाते हुए कहता है हेवनली जॉर्ड कैप्टन आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे और मेरे फादर के सामने स्टोरी को बड़ा चढ़ाकर बताने की? तुम सारे लोग जरूर उसके ऊपर ही से गए हो गए। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भले ही वहाँ पर हमने अपना कोई भी क्लीन मूव इस्तेमाल नहीं करा था, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया था। वो चिल्लाते हुए कहता है सीरियसली क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर विश्वास करूंगा? तभी उसका फादर कहता है तुम कितने ज्यादा नैरो माइंडेड हो यार। पेट्रियार्च कहता है क्या नैरो माइंडेड? उसका फादर कहता है और वो यून जैसे एक ग्रेट क्लैन का एक अकेला लौता बेटा है, तो उसने सभी चीजों को इनहेरिट करा होगा वहाँ के, और साथ ही उसके पास तो जन्म से ही मार्शल आर्ट के लिए टैलेंट है और अपना वेट लूज करने के बाद अब तो वो एक हैंडसम यंग मैन भी बन गया है। लेकिन तुम उसे नजरअंदाज करते हो और दुनिया के अफवाहों पर भरोसा करते हो। अगर ये नैरो माइंडेड नहीं है तो और क्या है? और साथ ही वो खड़े होते हुए कहते हैं अब से मैं शादी के मामले को संभालूंगा और तुम बस अपना मुंह बंद रखना और शांत रहना। तो फिर नेक्स्ट दिन अपन को सुबह का दिखाया जाता है। वो
यून के पेट्रियार्च के साथ बैठकर बातें मार रहा होता है और दोनों यहाँ हंस के बातें कर रहे होते हैं और जिन बीच में बैठा हुआ रहता है और मनी मन उनको चिढ़ा रहा होता है, कह रहा होता है इन बूढ़ों ने सुबह सुबह से ही पीना शुरू कर दिया। तो फिर नेक्स्ट दिन अपन को सुबह का दिखाया जाता है, वो यून के पेट्रियार्च के साथ बैठकर बातें मार रहा होता है और दोनों यहाँ हंस के बातें कर रहे होते हैं और जिन बीच में बैठा हुआ रहता है और मनी मन उनको चिढ़ा रहा होता है, कह रहा होता है इन बूढ़ों ने सुबह सुबह से ही पीना शुरू कर दिया और आखिर मेरे को यहाँ पर क्यों बिठाया गया है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी पेट्रियार्च ग्लास नीचे रखते हुए कहता है यूं तुम मार्शल आर्ट एग्जाम देने के लिए जाओ। ये सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन कह रहा होता है क्या मार्शल आर्ट एग्जाम आकर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, मैं बड़ी मुश्किल से उन क्लैन से बच के भाग पाया और तुम मेरे को एक झमेले में फंसा रहे हो। नॉप, बिल्कुल भी नहीं। कि तभी नैमगुन क्लैन का हेड बोलता है सुंग वैन अगर ये मार्शल आर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा तो इसको एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रिज्म के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करना होगा। उस तरह की ट्रेनिंग के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो बस एक जनरल लेवल पर ही बेस्ट बन पाएगा। अर्जुन सोच रहा होता है मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ओल्डमैन, लेकिन जो भी हो आपने बहुत ही अच्छा काम करा। और साथ ही वो सोच रहा होता है मैं इसके सामने थोड़ा अनिश्चितता फील कर रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरे मास्टर की तरह लग रहा है, जब वो बूढ़े हो गए थे तो वो भी ऐसे ही लगते थे। पेट्रियार्च कहता है तो क्या, तभी वो ओल्ड मैन कहता है लेकिन अगर वो किसी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता है तो वो डेफिनेटली किसी जनरल के लेवल से बहुत आगे निकल जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो लीडर बन जाए जो कि देश बचाएगा और इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेगा। और उसकी बात सुनने के बाद जिनको देराने में हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मेरी ही बात कर रहे हो, और उसका डेड भी ये सुनते से काफी एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है कि देश बचाएगा, ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, आगे तुम कौन से अच्छे मास्टर की बात कर रहे हो। और वो कहता है सुंगवांग क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, और वो ग्रेट पर्सन तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और वो यहाँ पर खुद की ही बात कर रहा होता है असल में। और फिर यहाँ पर हमें इसके बारे में बता दिया जाता है ये नैमगुन क्लैन का रिटायर्ड पेट्रियार्च और जोड किंग है नैमगुन शेंग सियोंग, और फिर किसे कोई इसी के फैमिली का बंदा अपने मेन कैरेक्टर का मास्टर बन गया। ये सुनने के बाद जिन सोच रहा होता है ये ऑब्वियस है कि वो क्या सोच रहा है। मार्शल आर्ट में जिन्हें सुनने के अलावा मैंने उन डाकू को भी हरा दिया था तो मैं श्योर हूँ कि अब इसका मेरे में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है और वो मेरे को अपना एक डिसाइपल बनाना चाहता है, एक डिसाइपल। और नैम क्लैन को लगता है कि वो मटेरियलिस्टिक है और वो खुद को 9 ग्रेड सेक्टर से अलग समझते हैं। ये उन फेमस क्लैनों में से एक है जो कि काफी लंबे टाइम से मरीब में रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ पर नैमगुन क्लैन के नाम का सपोर्ट मिलता है तो मरीब के अंदर मेरे पास और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे और सबसे बढ़कर मैं कुछ टाइम के लिए उन क्लैन को अपने ऊपर से हटा सकता हूँ। और रेड अगर ये बूढ़ा आदमी मान जाता है तो और फिर तभी हमें उसके डेड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है ये सुनते से ही, और कह रहा होता है कि तुम ये कह रहे हो कि तुम यून के मास्टर बनोगे। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है सुंगवेन यून मेरे बेटे की तरह है, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है वो मेरा बेटा भी है, मैं उसको अपने बेटे की तरह मानता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर साथ ही पीछे हटते हुए पेट्रियार्च कह रहा होता है और मैं थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा था क्योंकि एम्परर भी हाल ही में बेचैन हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा ये कहना कि तुम यून की देखभाल करोगे ये मेरे लिए सबसे अच्छी खबर है जो मैंने अभी हाल ही के टाइम में सुनी है। एल्डर पूछता है आखिर एम्परर को वैसा महसूस क्यों हो रहा है। वो बताता है ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब वो अगला एम्परर बनाने के लिए किसको चुने। एल्डर कहता है क्या एम्परर चाहते हैं कि आप उनके सबसे बड़े पोते के पास रहें। पेट्रियार्च कहता है ऐसा लगता तो है लेकिन मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ तो अब क्या ही कर सकता हूँ। और वो एल्डर कहता है यही बात शुरू करती है कि उनको आपके ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है। पेट्रियार्च कहता है अरे अरे तुमने क्या ही बात बोल दी, और साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। और जिन बेटा बेटा अंदर अंदर गुस्सा हो रहा होता है, कह रहा होता है ये लोग यहाँ पर मजे मार रहे हैं, अब बातें करना बंद भी करो यार मेरे पैरों में दर्द हो गया। और फिर इसके बाद हमें एम्परर गेट का सीन दिखाया जाता है। पेट्रियार्च अपनी गाड़ी में बैठा हुआ रहता है और इमोशनल हो रहा होता है और कह रहा होता है अपने अंकल की सारी बातें सुनना और अच्छे से ट्रेनिंग करना। वो कहता है ठीक है फादर। उसका फादर कहता है अरे हाँ टाइम टू टाइम अच्छे से खाना खाना और हफ्ते में 2 बार मेरे को लेटर लिखना, और हाँ अगर तुम्हें घर के खाने की याद है तो लेटर में इसके बारे में जरूर बताना, मैं कुछ भिजवा दूंगा। और इसी तरह से वो पेट्रियार्च बोले जा रहा होता है, रुक ही नहीं रहा होता है। जिन मनी मन कहता है प्लीज यार जल्दी से निकल जाओ। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली उनकी घोड़ा गाड़ी चल पड़ती है। अर्जुन खुश होते हुए कह रहा होता है फाइनली वो चले गए। और फिर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों गाड़ी के आजू बाजू से निकलकर उसे बाय बाय कर रहे होते हैं। वो मनी मन चिल्ला रहा होता है अब चले भी जाओ यार, ये कितना अजीब लग रहा है। और फिर साथ ही वो वहां से काफी दूर तक पहुंच जाते हैं और निकल जाते हैं। जिन हल्का सा मुस्कुराना शुरू कर देता है। तभी उसका मास्टर कहता है यून, वो कहता है यस अंकल। वो कहता है मेरे पीछे आओ। ये सुनने के बाद जिन सोचता है मुझसे ये मत कहना कि उन्होंने मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। और फिर दिखाया जाता है वो जिनको किसी जगह पे ले जा रहा होता है। रास्ते में कई सारे लोग मिलते हैं जो कि उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। और फिर वो जिनको एक ऊंची दीवार जैसी जगह पे ले आया होता है
और फिर वो यहाँ पर जिन को हवा में चल के बताता है और एक बिल्डिंग को ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। जिन सोच रहा होता है जैसा कि ज़ोर्ड किंग से एक्सपेक्टेड था, वो यहाँ पर रियल स्टेप्स का यूज़ कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे मास्टर भी ये नहीं कर पाते थे इस लेवल पर। और वो कहता है आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अर्जुन सोचता है वो ज़ोर्ड किंग है और मैं यहाँ पर बेगर सेक्टर का किंग कॉन्ग यूज़ नहीं कर सकता। वो इमेजिन कर रहा होता है अगर उसने करा तो वो उसका गला पकड़ लेगा और हिलाते हुए कहेगा आखिर तुम बेगर सेक्टर से कैसे रिलेटेड हो। वो सोच रहा होता है और उस सिचुएशन में मैं उसको कुछ भी आंसर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो नॉर्मली वो तुझे छलांग मारता है और मास्टर के पास पहुंच जाता है। मास्टर कहता है तुम्हारे पास तो वाकई में कुछ अच्छे मूव्स हैं और क्या तुम यहाँ से रोड को देख पा रहे हो। वो कहता है यस अंकल। वो पूछता है तुमको क्या लगता है कि मैं कितनी जगहों पर विजिट कर चुका हूँ अभी तक। और वो सोचता है मुझसे ये मत कहना कि वो घूमते हुए मेरी परीक्षा ले रहे हैं, डैम इट मैंने अपना कार्ड डाउन कर दिया। और वो कहता है ये टोटल 64 जगहें थी। वो माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइडेड हूँ, मैंने अटेंशन ही नहीं दिया था, ध्यान ही नहीं दिया था। तभी वो कहता है और ये सारी जगह नैमगुन क्लैन को बिलोंग करती है। ये सुनते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है माफ़ करना। और वो इशारा करते हुए कहता है क्या तुमको माउंटेन एंट्रेंस पर वो पवेलियन नजर आ रहा है। वो कहता है यस अंकल। और वो कहता है वहाँ से लेकर दूसरी साइड तक जितना भी तुम देख पा रहे हो वो सारा नैमगुन क्लैन का लैंड है। और वो कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो कहता है हाँ है तो सही। और वो हंसते हुए कहता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्यों तुमको क्या लगता है। एजेंट सोच रहा होता है आखिर ये कर क्या रहा है। और वो खुद ही ये सवाल पूछता है और फिर खुद ही उनका आंसर कर देता है डोंट टेल मी। क्या ये चाहता है कि मैं वहाँ तक जाऊँ और वापस आऊँ। क्या ये मेरी किंग गोन को देखना चाहता है कि वो कितनी अच्छी है, ये कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर ये यही चाहता है तो फिर चलो इसे दिखाते हैं। और वो स्टैंड लेने लगता है। मास्टर कहता है कि तुमको देखने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा है। वो सोच रहा होता है मैं जानता हूँ, अब मैं यहाँ से जाने के लिए रेडी हूँ। वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो कहता है क्या तुम देख के समझ नहीं पा रहे हो ये सारे एसेट्स हैं। ये सुनते से वो वहीं के वहीं गिर जाते हैं मुंह के साथ और कह रहा होता है और मुझे डर है कि मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ कि आपकी कही हुई बातों को समझ सकूँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बात को साफ साफ कहें कि आपका क्या मतलब है। ये सुनते से वो पहले हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है मेरे कहने का ये मतलब है कि इन एसेट्स का थोड़ा पार्ट तुम्हारा भी हो सकता है। ये सुनते से वो हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो, तुमको है यहाँ से शादी करने की जरूरत है और फिर मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरे पार्ट्स तुम्हारे अंदर भी आ जाएं। मास्टर कहता है आखिर तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, तुमको है यहाँ से शादी करने की जरूरत है और मैं मेक श्योर करूंगा कि तो कुछ असेट्स तुमको भी मिल जाए। तुमको क्या लगता है क्या ये अट्रैक्टिव नहीं है। एजेंट कहता है अंकल वो रीज़न जिसकी वजह से आप मेरे को इतनी दूर घुमा के यहाँ पर लाए, क्या यही है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। वो कह रहा होता है अरे ऑफ कोर्स बेटा। ये सुनते ही वो सोच रहा होता है मैं क्या सोच रहा था और ये आदमी क्या निकला। मैं उस आदमी से और क्या ही उम्मीद कर रहा था जिसने मेरे फादर से इतनी सारी बकवास बातें की बस मेरे को अपने डिसाइपल बनाने के लिए। और वो सोच रहा होता है वो कितना बन रहा था मेरे फादर के सामने। वो यहाँ पर कह रहा होता है उसे तुम चिंता मत करो, मैं हेयन को कन्विंस कर लूंगा। और सोच रहा होता है क्या मैरिज है कितना ज़्यादा रिडिकुलस है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। और वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो उसके पीछे पड़ जाता है और कह रहा होता है यू लिटिल रास्कल मेरे लिए वेट करो। वो तेज से जा रहा होता है कि तभी वो उसके साइड में आ जाता है और कह रहा होता है यू लिटिल रास्कल अगर तुमको और चाहिए तो मैं तुम्हें और दे सकता हूँ। अर्जुन काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है मुझे एक हैंडसम मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर पुनर्जन्म लेना पड़ा और अब उसकी नजर मेरे ऊपर टिक गई है। और फिर वो तेजी से सामने आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है और कह रहा होता है अगर तुम मेरे ग्रैंड डॉटर से शादी कर लेते हो तो नेमगुन क्लैन में ज़्यादातर चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। अर्जुन कहता है अंकल मैं शादी नहीं करने वाला। वो पूछते हैं क्यों, आकर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। अर्जुन कहता है अंकल आप तो जानते ही हो कि मैं यून क्लैन का एक अकेला लौता बेटा हूँ, तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली वो पूरा एपिंग प्रेफेक्चर यून क्लैन का है और एम्परर भी मेरे फादर को टाइम टू टाइम खजाना भेजते रहते हैं क्योंकि वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे पास एस्टेब्लिश स्क्वाड और मर्चेंट एसोसिएशन भी है जो हमको टाइम टू टाइम मनी भेजते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं बस और ज़्यादा पैसों के लिए शादी कर लूँगा। और फिर साथ ही वो सांस लेते हुए कहता है मैं यून क्लैन का एक अकेला लौता बेटा हूँ, इसलिए प्लीज़ शादी के बारे में तो भूल ही जाएं। और आगे बढ़े आता है कह रहा होता है मैं तो सोचा था कि आप मेरे को मार्शल आर्ट सिखाएंगे, मैं तो खामा खाई था एक्साइटेड हो रहा था। और मास्टर सोचते हैं मैं तो इस पार्ट के बारे में भूल ही गया था, ना सिर्फ वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है बल्कि गोल्डन स्पून के साथ भी पैदा हुआ है। हालांकि जब दूसरे अपने लिमिट तक पहुंचते हैं तो वो हार मान जाते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ जो कि उन लिमिट को ब्रेक करा और आज यहाँ पर है। मैं ज़ोर्ड किंग हूँ। क्या मार्शल आर्ट इंटरेस्टिंग नहीं होता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उनको सुबह सुबह का सीन, वो अय्या करते हुए उसको अपनी जोर टेक्निक दिखा रहा होता है। वो यहाँ पर एक जोर स्टाइल को परफॉर्म करता है और जिन सोच रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है, क्या इन्होंने मेरे को इस चीज के लिए इतनी जल्दी उठा दिया। मास्टर कहता है ये एम्परर का जोर स्टाइल है, क्या ये इम्प्रेसिव नहीं है। लेकिन जिन तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, ऊपर से मारता हुआ सोच रहा होता है। लोग कहते हैं कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वो सुबह जल्दी उठता है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बस सिर्फ मॉर्निंग में। मास्टर कहता है और ये एनर्जी वर्सेस स्वॉर्ड, और वो जाकर एक पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं और वो स्टाइल मारते हुए खड़ा हो जाता है
और जिन सोच रहा होता है क्या वो पेड़ एक्सपेंसिव नहीं था। और फिर थोड़ा और हैया वो करने के बाद जो मास्टर है वो बहुत जोर जोर से गहरी सांस लेना शुरू कर देता है और कह रहा होता है बताओ ये कैसा था। ये सारी वो मार्शल आर्ट है जो सिर्फ हमारे क्लैन से ही सीख सकते हो तुम, लेकिन अगर तुम मेरे ग्रैंड डॉटर के साथ शादी कर लेते हो तो मैं तुमको ये सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन वो उसको छोड़कर आगे बढ़े आता है तो मास्टर पीछे से आकर उसको फटाक से पकड़ता है और कह रहा होता है यून इस तरह से एक्ट मत करो यार, थोड़ा ध्यान तो दो। ये वो मार्शल आर्ट है जिन्हें सिर्फ नेमगुन क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट सीख सकते हैं और तुम इसे तभी सीख सकते हो जब तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा हो। वो कह रहा होता है ज़रूर ज़रूर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। लेकिन वो उसको छोड़कर आगे बढ़े आता है तो मास्टर पीछे से आकर उसको फटाक से पकड़ता है और कह रहा होता है यून इस तरह से एक्ट मत करो यार, थोड़ा ध्यान तो दो। ये मार्शल आर्ट है, ये वो मार्शल आर्ट है जिन्हें सिर्फ नेमगुन क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट सीख सकते हैं और तुम इसे तभी सीख सकते हो जब तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा हो। वो कह रहा होता है ज़रूर ज़रूर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मास्टर कहता है पहले तो मैंने सीखने की कोशिश करो, नेमगुन क्लैन की मार्शल आर्ट में हाई लेवल के प्रिंसिपल भी शामिल हैं। तभी शिन कहता है हालांकि आपने जो कुछ दिखाया वो कुछ खास नहीं था। ये सुनते सी वो जोरों से हंस पड़ता है और कह रहा होता है मैं भूल गया, हालांकि तुम टैलेंटेड हो परंतु तुमको मार्शल आर्ट सीखते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि तुम इसकी महानता को देख नहीं पा रहे हो। और फिर वो यहाँ पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड ज्ञान फैलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसकी बातों को बीच में से काट देता है और कह रहा होता है अब बस भी करो, मेरे को लगता है कि ये सब आसान है। और वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुमने अभी क्या कहा, बेतुकी की बातें करना बंद करो। अर्जुन कहता है चलो फिर तो मैं आपको दिखाता हूँ और वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाने लगता है और कह रहा होता है आई गेस इसके बाद आप मेरे को परेशान करना बंद कर दोगे। वो सोच रहा होता है नेमगुन क्लैन के मार्शल आर्ट को सीखते हुए मेरे तो ऑलरेडी काफ़ी बार पिटाई हो चुकी है और जबकि मेरे बारे में यह अफवाहें फैलने वाले हैं कि मैं जीनियस हूँ, इसलिए एक बार फिर किसी जीनियस होने का नाटक करने में कोई भी बुराई नहीं है। और वो उस डंडे को हिलाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है कि इस तरह से करना है। मास्टर कह रहा होता है रिडिकुलस होना बंद करो, लिटिल रास्कल मार्शल आर्ट कोई मजाक नहीं है। ये सुनते से वो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और तलवार को रख लेते हैं और आंखें बंद करते हुए फोकस करते हुए एक स्लैश मारता है और ये देखकर वो मास्टर हैरान हो जाता है और फिर साथ ही वो यहाँ पर दूसरा स्लैश मारता है और फिर वो यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म को परफॉर्म करके दिखा देता है जो कि एम्पर वाला स्टाइल का होता है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर ये एम्पर के जोड स्टाइल को यूज़ करना कैसे जानता है। वो चलाते हुए कहता है रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने एम्पर का जोड स्टाइल कैसे सीखा। वो हाथ में करते हुए कहता है अभी आपने तो मेरे को सिखाया। वो कहता है क्या मैंने। अर्जुन कहता है कि अभी आपने मेरे को ये परफॉर्म करके नहीं दिखाया था। ये सुनते से उसको काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो सोच रहा होता है इसने बस नेमगुन क्लैन के एम्पर जोड स्टाइल को बस एक बार देखा और उसको एक बार देखते से इतना परफेक्टली परफॉर्म भी कर दिया। ये तो वाकई में एक अल्टीमेट जीनियस है। अर्जुन कहता है अंकल क्या हो गया, क्या आपका माइंड हैंग हो गया है और आप पलक झपकाना भूल गए। चलो जो भी हो। और साथ ही वो डंडे फेंकते हुए गुनगुनाते हुए वहाँ से जाने लगता है। कह रहा होता है अब आपको पता चले गया होगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, इसलिए मैं अब शादी मादी नहीं करने वाला आपके इधर, ओके। लेकिन वो अंकल बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है और कह रहा होता है ये फेलो यही तो एक रियल डील है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी शादी अपने ग्रैंड डॉटर के साथ करवा के ही रहूंगा। और फिर इसके बाद हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही टोपी वाले बंदे घूम रहे होते हैं जो कि जिनको पकड़ना चाहते हैं। उनका लीडर कहता है यहाँ सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। वो दोनों कहते हैं यस सर। और फिर साथ ही वो यहाँ से एक फ्लैशबैक में चला जाता है। इनका लीडर उस बंदे के पास गया था जो कि उस रेस्टोरेंट का मालिक था और जिन जहाँ पर रुका था। तो उस बंदे ने इनको सारी बात बता दी होती है कि 2 दिन पहले एक कस्टमर यहाँ पर आया था, उसने कुछ लोगों को इकट्ठा करा और वो जगह के बारे में पूछताछ कर रहा था और उसका नाम जिन विगेन था। तो वो यहाँ पर जिन विगेन नाम के बंदे को ढूंढने में लगे हुए हैं जो कि ऑफकोर्स अपना एम से ही है। और फिर इसके बाद अपन को डबल से जिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पेट्रियाच का बेटा आया हुआ रहता है और वो चला चला के कह रहा होता है अंकल, आवाज़ दे रहा होता है उसको। तो वो दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आता है। वो कह रहा होता है आखिर आप अभी भी यहाँ पर क्यों हो, क्या आपको आज के ट्रेनिंग के लिए नहीं चलना है। वो पास से मारते हुए कह रहा होता है नेमगुन क्लैन के कल्टीवेशन टेक्निक सीखना भी कोई सीखना है, मेरे को ये सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ और खुद एंजॉय करो। वो कहता है कि आप नहीं सीखना चाहते फिर भी मेरे साथ चलो। जिन सोच रहा होता है पास्ट में और बस इसके देखने से ही मैं डर के मारे पैरालाइज हो जाया करता था, लेकिन अब मैं जबकि इसको देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और वो सोच रहा होता है मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। हालांकि ग्रैंड फादर इसके कमाल के टैलेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मार्शल आर्ट को एक बार देखने से ही उसका यूज़ करना सीख सकता है। लेकिन तो क्या हो गया अगर ये एक्सटर्नल मार्शल आर्ट में अच्छा है। एक सच्चे मार्शल आर्ट को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मार्शल आर्ट में अच्छे से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत होती है और मेरे को इसके अंदर से बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी डिटेक्ट नहीं हो रही है। अर्जुन अंदर चढ़ने लगता है, कह रहा होता है मैं थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम खुद ही चले जाओ। पर तभी वो आगे बढ़कर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे रोक देता है और कह रहा होता है अंकल मैं आपसे अच्छे से बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ चलिए। अर्जुन सोच रहा होता है ये मास्टर्ड बास्टर्ड क्या ये अपनी कब्र खुद खोदना चाहता है, और अगर तुम ऐसे चाहते हो तो चलो यही सही,
ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं माय डिसाइपल। और वो उसका हाथ अपने कंधे से हटा लेता है और कह रहा होता है मैंने सुना कि तुम मेरे को सिखाने वाले हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे को तुमसे सीखने की जरूरत हो, इसके बजाय मैं तुमको सिखाऊंगा। वो कहता है यू सीरियसली, मैंने तुमको अंकल कहकर उचित शिष्टाचार बनाए रखा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है इतना अहंकारी होने की। अर्जुन कहता है आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है, क्या तुम मेरे को यहाँ पर पीटना चाहते हो ताकि मैं तुमको फॉलो करना शुरू कर दूं? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ भतीजे। वो कहता है क्या कहा तूने? अर्जुन कहता है अपने भतीजे को भतीजा कहने में क्या ही गलत है। और वो फिर से एक बार और बोल देता है भतीजा। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम तो पागल हो, एक नंबर के बेशरम, तुम्हारे अहंकार की तो कोई सीमा ही नहीं है। अर्जुन उसका ये बिहेवियर देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है अगर इसे गुस्सा आ रहा है तो इसे तो मेरे को बास्टर्ड कह के बुलाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर मेरे को एरोगेंट बोल रहा है और इसका ये जेंटल बिहेव मेरे को थोड़ा डिस्कशन लग रहा है। और ये देखते हुए कि अब वो फटने वाला है, लगता है कि मेरे उकसाने ने बहुत अच्छे से काम करा है और वो सोच रहा होता है कि मुझे इसे और भड़काना चाहिए। और वो उससे कहता है अरे भतीजे तुम बहुत लापरवाही से बात कर रहे हो। वो कहता है यू एरोगेंट पर्सन। जन कहता है एरोगेंट पर्सन क्या, यही एकमात्र अपमान है जो तुम जानते हो? और ये सुनने के बाद वो आगे तो उसको कोई जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी बेइज्जती महसूस ही नहीं करी है, तो उसे पता ही नहीं है कि ऐसे मोमेंट पर क्या करना चाहिए। अर्जुन कह रहा होता है वो हर दिन एक नया अपशब्द इस्तेमाल करता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब वो छोटा होगा तो हर समय गाली ही देता रहता होगा, लेकिन लगता है कि मामला ऐसा नहीं है। नेम गुनसंग ये एक ऐसा बंदा है जो कि तलवारबाजी के मामले में अनडिफेंडेबल है और इसको एक निकनेम में मिला है 7 इमोशन जोर्ड किंग। एक इंसान के अंदर टोटल 7 इमोशन होते हैं, डिजायर, जॉय, लव, ग्रीव, इवल, एंगर और हैप्पीनेस, और उन्होंने मार्शल आर्ट के माध्यम से इन सभी को पार कर लिया था। तो क्या इसलिए ही वो उस तरह से बिहेव करते थे? उन्होंने मुझे पीटा क्योंकि सुबह सुबह बहुत बुरा लग रहा था, और वो हंसते हुए भी मुझे पीटता था क्योंकि उसे खाना खाने के बाद अच्छा महसूस होता था, और उसने मुझे पीटा क्योंकि बारिश हो रही थी और वो बहुत ज्यादा दुखी था, और मुझे हमेशा उनके बदलते मूड के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। मेरी तो हालत ही बेकार थी उस दिन। लेकिन अभी ये इतना ज्यादा वेल मैनर कैसे हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि अपने इमोशंस की चरम सीमा पर पहुंच गया हो? अपनी फीलिंग्स के ऊपर इतना काबू रखना, सच में इसका मतलब ये होगा कि मरीब का एक हीरो चला गया है, अलविदा। पर तभी जन खुद के ही ख्यालों के बीच में आ जाता है और कह रहा होता है नहीं नहीं मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, और उस बंदे से कहता है मैं तो बस तुमको आत्मज्ञान हासिल करने में हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज करनी पड़ेगी और ये काम बहुत ही थकाऊ होने वाला है। वो कहता है राज कला का तू करना क्या चाहता है, बोल क्या रहा है ये? कि तभी वो उसके पास से चाहता है और कह रहा होता है चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और वो सोच रहा होता है इसका ये मोमेंटम क्या, ये हेवनली विंड फुटवर्क है। वो फटाक से अलर्ट हो जाता है और चलाते हुए कहता है मैं तुम्हें क्लियरली दिखाता हूँ कि एक रियल और नकली में क्या फेक होता है, और वो बहुत सारे पंचेस से उसको ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इसलिए हर एक पंच को अवॉइड कर लेता है और कह रहा होता है वैसे ये तब बुरा भी नहीं है। उसको यहाँ पर काफी दिक्कतें हो रही होती है, तभी जिन्हें घेरा सांस लेता है और फटाक से हवा में घूमते हुए उसको लात मारने लगता है। वो अपने दोनों हाथों को सामने करता है और जैसी जिनकी लात पड़ती है वो पीछे की तरफ बढ़े आता है और खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है और कह रहा होता है वो कम ऑन क्या हो गया भतीजे, आकर तुम इसको इतना सिंपल है कैसे ब्लॉक कर सकते हो? और वो तेजी से उसके पास आता है उसको एक और पंच मारने के लिए, तो फिर वो बंदा हाथों में अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए ब्लॉक करने के लिए रेडी होने लगता है। अर्जुन कहता है ये क्या तुम अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट करना चाहते हो? क्या ये काम करेगा? चलो देखते हैं। और साथ ही वो अपने पंच को उसके ऊपर दे मारता है। उसको उसके पंच को रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है और एंड टू एंड जिनका पंच उसकी एनर्जी को पार करते हुए उस तक पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे अच्छा लगता है जोर का मुक्का। और यहाँ पे जिन्हें एक्सप्लोडिंग लाइटनिंग पंच का इस्तेमाल करा होता है। एक पंच खाते से ही जो वो बंदा रहता है वो बहुत दूर तक चला जाता है और दीवार तोड़कर वहाँ दूर पड़ा हुआ रहता है। जिन काफी दूर खड़ा होता है उससे और वो खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। सुम खांसते हुए उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है कि इसको एक्सप्लोड नहीं और कह रहा होता है आखिर इसको एक्सप्लोडिंग लाइटनिंग पंच कैसे आ गया? मैंने तो सुना था कि इसके पास इंटरनल एनर्जी ही नहीं है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या इसने मेरे एनर्जी यूज करने के तरीके को समझ लिया था बस एक बार देखने से ही? अगर ऐसा है तो ये तो वाकई में एक काफी कमाल का जिनेस है जिसे खुद हेवन ने यहाँ पर भेजा है। जो जिने वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है भांजा भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। वो सोच रहा होता है शिट लगता है कि मैं बर्बाद हो गया, और फिर इसके बाद बस उसके चिल्लाने की आवाज आती है। अर्जुन इसको कंटिन्यू मारे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं इस वक्त का कितना लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था? और वो इमेजिन करता है कि कैसे उसका मास्टर उसको बहुत बुरी तरह से मारा करता था और वो जान बचाने के लिए उसका पाँव पकड़ता था, पर अब मैं उसकी जगह पर हूँ। अर्जुन चिल्लाना शुरू कर देता है मेरे को मारना बंद कर, यू बास्टर्ड। अर्जुन उसके बात सुन लेता है और कह रहा होता है हाँ ये हुई ना बात, गुस्से को इसी तरह से बाहर निकालना चाहिए, यही इस इमोशन का सही तरीका है बाहर निकालने का। और इस वक्त तुम जो इमोशन महसूस कर रहे हो वो गुस्सा है
वो दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और उसको गालियां बक रहा होता है, कह रहा होता है कि तू किस तरह की बकवास कर रहा है। और फिर वो उसको एक जोर का पंच मारता है और वो हवा में उस जन पे गिर जाता है। जन कह रहा होता है कि ये बेहोश हो गया, आगे तुम इतना तक कमजोर कैसे हो सकते हो? क्या मुझे बचे हुए मिस्टर क्रिस्टो को ढूंढकर इसको खिला देना चाहिए? और वैसे पहले मुझे उस पर्सन को ढूंढने की जरूरत है, उसके बाद ही मैं दूसरे मिथिकल क्रिएचर की तलाश कर पाऊंगा। और फिर जब सुन को होश आ जाता है, जिन उससे कहता है अब से तुम और मैं अपन दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे। ये सुन दिल से बोलना शुरू कर देता है और कह रहा होता है शिट मेरे तो लग गए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए। और जो सुंग रहता है वो बता रहा होता है कि अब मेरे को ये सब करते हुए पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और हमें उसके हमलों के ऊपर थोड़ा रिएक्ट भी करना सीख गया हूँ। और वो फटाक से अपना डंडा घुमाते हुए जिनको ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो पीछे हटते हुए बच जाता है और सोच रहा होता है इसके इस स्लैश के पीछे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है। नॉट बैड, अभी तो बस कुछ दिन बीते हैं और ये अपने एंगर को तो तलवार के साथ इन्फ्यूज करके चलाना सीख गया है। थोड़ा गैप में पकड़ लिया है इसने, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। तुमको बस किसी को उसकी पूरी लिमिट तक पुश करने की जरूरत होती है और फिर वो जल्दी से इम्प्रूव कर जाता है। इस लेवल पर घुसा पैदा करने की ट्रेनिंग काफी होना चाहिए। अब मुझे उसे ये सिखाने की जरूरत है कि इसे कैसे निकाला जाए। और वो उसको घुटना मारते हुए हवा में उड़ा देता है और उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो एकदम से सामने की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है।